1947 जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त की भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी थी, क्या कभी सोचा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि 200 सालों के ब्रिटिश राज ने भारत की इकोनॉमी को किस तरह से और कितना ज्यादा बदल कर रख दिया था। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1894 में। उस वक्त के वाइसरॉय विक्टर ब्रूस का ये बयान देखिए। ये साफ साफ बताता है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए भारत की क्या अहमियत थी। भारत उनके लिए कोई मामूली कॉलोनी नहीं था, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य की धुरी था, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसके बिना साम्राज्य का सूरज डूब जाता। ये तो हुआ अंग्रेजों का नजरिया, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिसे वो अपने साम्राज्य की धुरी कह रहे थे, उस धुरी ने यानी खुद भारत ने इसकी क्या कीमत चुकाई, और वो भी आर्थिक तौर पर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत को लेकर अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसका असली मकसद, उसका कोर ऑब्जेक्टिव आखिर था क्या। देखिए, ब्रिटिश नीतियां भारत के डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। उनका पूरा फोकस था ब्रिटेन के अपने फायदे पर। मकसद बहुत सीधा और साफ था, भारत को एक ऐसी इकोनॉमी में बदल दो जो ब्रिटेन के तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल सप्लाई करे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। जरा सोचिए, 20वीं सदी के पहले 50 सालों में भारत की जो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी, और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ वो तो लगभग 0 के बराबर थी, सिर्फ आधा %। मतलब साफ है, देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से थम सी गई थी, रुक सी गई थी। अच्छा, अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिस पर उस वक्त देश की सबसे बड़ी आबादी, मतलब ज्यादातर लोग, अपनी रोज रोटी के लिए निर्भर थे, यानी एग्रीकल्चर। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की तस्वीर क्या थी? देखिए, 17वीं सदी में एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, बर्नियर। उन्होंने बंगाल के बारे में लिखा था कि ये जगह तो मिस्र से भी ज्यादा अमीर है। यहाँ से कॉटन, सिल्क, चावल, चीनी, मक्खन, इन सब चीजों का खूब एक्सपोर्ट होता था। मतलब भारत एक प्रॉस्परस और सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल देश था। और ये जो बदलाव आया वो जमीन आसमान का था। एक तरफ देखिए अंग्रेजों से पहले का भारत, जहां खेती समृद्ध थी, खूब एक्सपोर्ट होता था और देश आत्मनिर्भर था। और दूसरी तरफ है 1947 का भारत, जहां खेती में ठहराव आ चुका था, प्रोडक्टिविटी एकदम गिर गई थी और किसान पूरी तरह से बेहाल थे। तो सवाल उठता है कि ये गिरावट आखिर आई कैसे? इसकी जड़ें थीं ब्रिटिश पॉलिसीज में। सबसे बड़ा कारण था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, खासकर जमींदारी प्रथा। सोचिए, इसमें होता क्या था? किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाता और सारा का सारा मुनाफा जमींदार ले जाता था। किसान के हाथ में कुछ बचता ही नहीं था। अब जब पैसा ही नहीं है तो वो बेचारा टेक्नोलॉजी में या सिंचाई के साधनों में इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? नतीजा, खेती पिछड़ती गई और किसान और गरीब होता गया। एग्रीकल्चर के बाद अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, और यहाँ की कहानी सिर्फ धीमी ग्रोथ की नहीं है, यहाँ कहानी है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। मतलब भारत के जो अपने उद्योग थे, उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत इंडस्ट्री के मामले में कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की तो पूरी दुनिया दीवानी थी। खासकर हमारे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क, इन सब का दुनिया भर में डंका बजता था। तो ब्रिटिश सरकार ने एक 2-4 स्ट्रैटेजी अपनाई, बहुत चालाकी से। पहला काम, भारत के कारीगरों को बेकार कर दो और देश को सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दो। जैसे यहाँ से कच्ची कपास ब्रिटेन भेजो, और दूसरा काम, उसी कपास से ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जो कपड़ा बनेगा उसे वापस भारत के ही विशाल मार्केट में बेचो। मतलब हमारा ही माल हमें ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा था। और इसी से जुड़ा है एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत के धन की निकासी। अब ये क्या था? इसे ऐसे समझिए, भारत अपना सामान बाहर बेचकर जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा था, जिसे हम एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं, वो पैसा भारत में वापस इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा था। वो देश के विकास के काम आ ही नहीं रहा था। वो सारा पैसा कहीं और जा रहा था। तो सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा था? सिस्टम बहुत चालाकी से बनाया गया था। भारत अपनी मेहनत से जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस कमाता, उस पैसे का इस्तेमाल होता था ब्रिटेन में बने ब्रिटिश दफ्तरों के खर्चे उठाने में।
इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार दुनिया में कहीं भी कोई जंग लड़ती तो उसका बिल भी भारत के खजाने से चुकाया जाता था। मतलब कमाई भारत की और ऐश अंग्रेजों की। भारत का पैसा भारत से बाहर बहाया जा रहा था। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर सिर्फ देश की तिजोरी पर नहीं पड़ रहा था, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पर हो रहा था। और उस दौर के जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बयां करते हैं। देखिए, उस वक्त देश की लगभग 75% आबादी यानी 3/4 लोग खेती पर निर्भर थे। और याद है ना, ये वही एग्रीकल्चर सेक्टर था जो खुद ठहराव का शिकार था। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग जैसे जरूरी सेक्टर में सिर्फ 10% लोग थे। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था। और सोशल इंडिकेटर्स की हालत तो और भी खराब थी। साक्षरता दर पूरे देश में 16% से भी कम थी। और सुनिए, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक औसत इंसान की उम्र सिर्फ 32 साल। और जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। हर 1000 पैदा हुए बच्चों में से 218 बच्चे अपना पहला जन्मदिन तक नहीं देख पाते थे। ये आंकड़े उस दौर की भयानक गरीबी और बदहाल हेल्थ केयर सिस्टम की जीती जागती तस्वीर है। हाँ, एक बात अक्सर कही जाती है कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे, पोर्ट्स और सड़कों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। ये सच भी है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किसके लिए गया था? क्या वाकई में इसका फायदा आम लोगों को पहुंचाने का इरादा था? कागज पर तो दिखाया गया कि ये सब मॉडर्नाइजेशन के लिए हो रहा है, लोगों की सुविधा के लिए हो रहा है। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। असली मकसद था कॉलोनियल हितों को पूरा करना। सड़कें और रेलवे इसलिए बनाई गईं ताकि ब्रिटिश सेना देश के किसी भी कोने में तेजी से पहुंच सके, और सबसे जरूरी, ताकि देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके और फिर वहां से इंग्लैंड भेजा जा सके। रेलवे का ही उदाहरण ले लेते हैं, जिसे अक्सर अंग्रेजों का सबसे बड़ा तोहफा कहा जाता है। हाँ, ये सच है कि रेलवे से व्यापार बढ़ा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमारे गांव, जो पहले अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, इस बढ़े हुए व्यापार से जो भी मुनाफा हुआ, क्या वो आम भारतीय तक पहुंचा? जवाब है नहीं। वो पैसा भी भारत में नहीं रुका। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसे विरासत में एक कैसी इकोनॉमी मिली थी? विरासत में मिली चुनौतियां किसी पहाड़ से कम नहीं थीं। हमें मिली एक ऐसी एग्रीकल्चर जो जरूरत से ज्यादा लोगों का बोझ उठाए हुए थी और खुद पिछड़ी हुई थी। हमें मिली एक ऐसी इंडस्ट्री जो मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए तरस रही थी। एक ऐसा फॉरेन ट्रेड सिस्टम मिला जिसका एक ही काम था, ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना। और इन सब के ऊपर पूरे देश में फैली हुई थी भयानक गरीबी और बेरोजगारी। ये थी आज़ादी के वक्त की तस्वीर। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को 200 सालों तक इस तरह से अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो उस साम्राज्य की जो आर्थिक परछाई होती है वो असल में कितनी लंबी होती है और उसे मिटने में कितना वक्त लगता है?